आप बहन जी पर शुरू में ही फिल्म बना रहे थे। बहन जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। रविंद्र जैन जी का म्यूजिक था, प्रतिमा कन्नन जी उसमें रोल निभा रही थी। चिराग पासवान जी को मैंने उनकी पहली फिल्म के लिए दिया था। जब उनकी पहली फिल्म आई थी कंगना रनावत जी के साथ में, तो उनकी एक्टिंग के लिए हमने उनको 2012 में अवार्ड दिया था। फिल्म इंडस्ट्री जब ज्वाइन किया तो मैं ये चाहता था कि अपने समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग इस फील्ड में ज़्यादा आएँ, एक्टर बने, एक्ट्रेस बने, क्योंकि ये जो फील्ड है, ये जो उद्योग है, ये बहुत बड़ा उद्योग है। इसको केवल एंटरटेनमेंट के आप नज़रिए से मत देखिए, ये बिजनेस है। यहाँ पर 500 करोड़ की फिल्में बनती हैं, 100 करोड़ की फिल्में बनती हैं, और एक एक एक्टर 25 करोड़ 50 करोड़ रुपए लेता है, तो हमारे लोग क्यों नहीं ले सकते। मैं ज़्यादा गरीबी की वजह से पढ़ लिख नहीं पाया, उसके बावजूद मैंने मुंबई में एक अपना एम्पायर खड़ा किया है। बहुत सारे हमारे ओबीसी भाई, आप राजपाल यादव जी को देख लीजिए, रघुवीर यादव जी को देख लीजिए, आज कितने बड़े एक्टर हैं वो, इनके मुकाबले कोई एक्टर नहीं है। चिराग पासवान के पास तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, बहुत अच्छी बैकग्राउंड था और है, हैंडसम है, और बड़ी फिल्म से शुरुआत की उन्होंने। तो मुझे लग रहा था कि कम से कम ये हीरो चलेगा, ये हीरो बन जाएंगे, लेकिन एक फिल्म के बाद फिर उन्होंने भी यू टर्न कर लिया। यहाँ पे आज अमिताभ बच्चन का बेटा नहीं चलता है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी चल जाता है। यहाँ पर धर्मेंद्र जी का पोता नहीं चलता है, लेकिन आयुष्मान खुराना चल जाता है। आप समझ रहे हैं, राजकुमार राव चल जाते हैं। क्यों चल जाते हैं? मेरी फिल्म मेरी अप्रैल में स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे को उसमें लॉन्च कर रहा हूँ। कॉमेडी फिल्म है, वो भी सोशल फिल्म है, और उसका सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है। कई लोगों ने तो, अभी बताना उचित नहीं है, मुझे मारने के लिए भी बोला है कि हम गोली मार देंगे प्रोड्यूसर को जो फिल्म बना रहा है। क्यों? मैंने कहा देखेंगे, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। अभी जो हमारी फिल्म है घोड़ी पे चढ़ के आना, समझ गए, ये फिल्म में सारे के सारे जो लोग हैं, ये सारे लोग जो है हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे अपने लोगों को ही मैं काम देना चाहता हूँ, और उनको ही काम देंगे। फिर नेक्स्ट हमारी फिल्म है एक बहुत बड़े क्रिकेटर के ऊपर, लगान से भी बड़ी फिल्म है वो, आप सोच नहीं सकते। एक ऐसे हमारे देश का क्रिकेटर जो पहला दलित था, विनोद कांबले। नहीं, विनोद कांबले तो अभी आए हैं। अच्छा। देश की आज़ादी की पहले की बात कर रहा हूं। अच्छा। देश हमारा आज़ाद भी नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। हमारे आज़ाद होने से पहले एक दलित समाज के ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत को सफलता दिलाई थी, और उनको नीचे बिठा के खाना खिलाई थी टीम इंडिया, और वो देश को जिता के लाया। उस पर काम कर रहे हैं। हमारी पूरी जो फिल्म की शूटिंग है अप्रैल से पूरा यूपी में है, और बिहार भी आई है। हम चाहते हैं कि शूटिंग नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिहार में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं। बिल्कुल बिहार में भी आएंगे, और बिहार में भी शूट करेंगे। और उसमें आपकी मदद भी लेंगे। बिल्कुल, हम आपके साथ तो, क्योंकि वेद जी आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो बड़े, जिनकी निगाह कहीं नहीं पहुंचती, वहाँ आपकी निगाह पहुंचती है। ये सारी सिनेमा हॉल में रिलीज या ओटीटी? बिल्कुल सिनेमा हॉल पे चलेंगी। हमको मालूम है कैसे फिल्म चलती है, कैसे फिल्म बनती हैं। अच्छा, ये केस का क्या मसला है? बाबा रामदेव ने आप पर क्यों मुकदमा किया? हाँ, ये एक्चुअली क्या था कि जब फ़ोटो भेजें अपनी, और अपने बारे में जानकारी दें कि आप कहाँ से हैं, और न्यू है तो न्यू है, अगर थोड़ा बहुत काम किया है तो उसकी जानकारी दें। हम खुद आपको, हमारी जो टीम है वो टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 89284777। मुंबई में हम हैं, और ये मुंबई का एक छोटा सा ऑफिस है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो करीब 20 साल से मुंबई में है और बड़ा नाम कमाए। लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में दलित समाज के लोग नहीं हैं, लेकिन कैलाश मासूम जी हैं, दम खम के साथ हैं, और कई विधा में माहिर हैं, गाते भी हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, डायरेक्टर भी हैं। और एक ख़ास बात कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड भी ये शुरू किए हैं, और इसके 10 साल पूरे सफलतापूर्वक हो गया। बेमिसाल इसका बुकलेट देखिए, ये है इससे। और बुद्धांजलि नामक एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट नहीं, बुद्धांजलि एक ब्रांड है जिसके कई प्रोडक्ट हैं, जिसके चलते बाबा रामदेव इन पर केस भी किए हैं, इस तरह की भी बात है। और बहन मायावती जी पर ये फिल्म भी बना रहे थे। कहाँ से आते हैं, कौन है कैलाश मासूम जी, इनसे ही जानते। कौन हैं आप जी? सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। मेरा नाम कैलाश मासूम है, और मेरा जो गांव है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, गौतम बुद्ध नगर में। एक जेवर सुना होगा आपने, तो जेवर के पास ही गांव है दयानतपुर, तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और लगभग 99 में मैं मुंबई आया।
तो एक फिल्म इंडस्ट्री में तो शुरू से ही हमको ये था, इंटरेस्ट था, फिल्में देखते थे। तो ये रहता था कि बॉम्बे जाएंगे, इन लोगों से मिलेंगे कभी, हीरो हीरोइन से। हाँ, बॉलीवुड के लोगों से मिलेंगे, कैसे लोग होते हैं, तो मन में शुरू से ही था। मेरे जो बड़े भाई हैं मुकेश मासूम जी, वो पहले से ही मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे, गाने वगैरह लिखते थे फिल्मों में। तो उनके द्वारा मैं बॉम्बे आया 99 में। और जब आया तो एक ये होता है कि आगे तो थोड़ा काम भी कुछ होना चाहिए। तो मैं पत्रकार बना, और पत्रकारिता जब मैंने शुरू की तो मुझे बहुत सारी जगह पर जाने का मौका मिलता था, अवार्ड्स वगैरह में, फंक्शन में। तो मैंने देखा कि मुंबई में फिल्म फेयर अवार्ड है, स्टारडस्ट अवार्ड है, दादा साहब फाल्के अवार्ड है, राजीव गांधी अवार्ड है, महात्मा गांधी अवार्ड है। मैंने देखा कि कोई बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कोई अवार्ड नहीं है इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में या कॉरपोरेट जगत में। तो मैंने कहा कि यार ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी है। तो मैं ज़्यादातर वही काम करता हूँ जो जहाँ पर हमारे लोग नहीं हैं, ताकि वहाँ पे शुरुआत की जा सके। तो फिर मैंने उसका मैंने किया कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2011 में मैंने स्टार्ट किया। और एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है सन्मुखानंद हॉल मुंबई का, जिसमें 4-5 हज़ार लोग आते हैं, और उसको भरना बड़ा मुश्किल होता है। तो सब लोग मेरे पे हंसते थे कि यार पहली बार तुम फंक्शन कर रहे हो, कभी किया नहीं। और इतने बड़े बड़े लोगों के नाम मैंने छापे थे कि इनको अवार्ड दे रहे हैं, धर्मेंद्र, शबाना आजमी, विवेक ओबराय, बड़े बड़े स्टारों के नाम छापे थे मैंने। तो सब लोगों को लगता पागल हो गया, ये कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो हैं वो ना सिर्फ हमारे भारत के हीरो हैं, बल्कि विश्व के हीरो हैं। और उनके नाम से उनका सम्मान लेने के लिए ज़रूर लोग आएंगे, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत है। तो मैंने इसका अवार्ड की शुरुआत की। तो आप यकीन मानिए कि सारे लोग आए, धर्मेंद्र जी आए, शबाना आज़मी आई, तमाम लोग आए, और पूरा जो हॉल था पूरा खचाखच भरा था। और जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर थे देखने के लिए, अच्छा, कि ये एक अवार्ड शुरू हुआ है। तो मुझे जब इतने लोगों को देख करके मुझे लगा कि शायद मेरा जो काम है वो इसको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, और ये अच्छा काम है। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ 2011 से, और आज 2022 हो रहा है। तो लगभग 12-13 साल कंप्लीट है। और मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से लगभग 150 फिल्मी स्टारों को अवार्ड दिया है। उनके घर पे बाबा साहब की स्टेचू है, मूर्ति है, और उनके मुंह से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जब मैं सुनता था स्टेज पे, तो बड़ा प्राउड फील होता था कि भले ही वो होमवर्क करके आते थे या पढ़ के आते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है और हमें क्या बोलना है उनके विषय में, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। धर्म जी ने जिस तरीके से बाबा साहब के बारे में बोला, या जितने भी स्टार हैं, कोई स्टार बचा नहीं है, चाहे वो धर्मेंद्र हो, शबाना आजमी, दिख रहे हैं जी, सारे लोग आए, तुषार कपूर हैं, सारे लोग, कल्पना सरोज बिजनेस में जो हाँ, है, कल्पना सरोज जी। हमने इसको जो भी देश, मैरी कॉम जी को दिया है, साइना नेहवाल को दिया है, ग्रेट खली को दिया है, आरपी सिंह क्रिकेटर को दिया है, विनोद काम्बले जी को दिया है, अन्नू कपूर हैं, ये तमाम जो स्टार हैं, सुनील शेट्टी हैं, सोनू निगम हैं, उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू, सुष्मिता सेन, अनुराग ठाकुर भी दिख रहे हैं। हाँ, अनुराग ठाकुर जी, हमने दिल्ली में कार्यक्रम किया था तो वहाँ पर उन्हें ऑनर किया। हमारे बहुत सारे, और एक हमारे बिहार के दिख रहे हैं, हाँ, ये हुकुम देव नारायण सिंह जी को भी हमने दिया है, वो उन्होंने अवार्ड लिया है। तो इस तरीके से हमने ये अवार्ड की शुरुआत की। और ये चिराग पासवान भी दिख रहे हैं हमारे। चिराग पासवान जी को मैंने उनकी पहली फिल्म के लिए दिया था। जब उनकी पहली फिल्म आई थी कंगना रनावत जी के साथ में, तो उनकी एक्टिंग के लिए हमने उनको 2012 में अवार्ड दिया था। अच्छा। तो ये सिलसिला चल रहा है। आप बहन जी पर शुरू में ही फिल्म बना रहे थे, ये कब की बात है और कैसे कैसे फिल्म शुरू हुई और कैसे रुक गई? इसका देखिए, ये बहुत पुरानी बात है, शायद 2007 की बात है ये। तो हमारे मित्र भी कहेंगे तो रामाचल राजभर जी, वो मीडिया पर बीएसपी में थे और मीडिया प्रभारी थे महाराष्ट्र के। और मेरे जो बड़े भाई हैं, नहीं, वो प्रभारी थे, और मेरे बड़े ब्रदर जो थे वो मीडिया प्रभारी थे। तो उनसे हमारी बात हुई कि बहन जी के ऊपर, संघर्ष के ऊपर हमको फिल्म बनानी चाहिए जिसको पूरी दुनिया देखे और कुछ सीख ले। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बहन जी से बात की कि ऐसा ऐसा है। तो बहन जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो बॉम्बे आए सारे लोग, आकाश जी
थे, उनके डैडी थे, आनंद जी थे, उनकी मिसेस थी, और हमें उनको घुमाने का मौका मिला। बॉम्बे में हमने बहुत जगह उनको अवसर मिला कि बहुत सारे बॉम्बे में जगह दिखाई, उनको शूटिंग वगैरह पे लेके गए, और एक अच्छा चीज़ थी। हमने उनके आनंद जी की जो मिसेज हैं, उस समय उन्होंने भी फिल्म के बारे में पूछा हमसे, हमने बताया कौन कौन काम कर रहा है। तो ये हमने उनके बर्थडे वाले दिन 15 जनवरी वाले दिन, 15 जनवरी 1907 शायद था, 2007, तो हमने फिल्म का मुहूर्त रखा, और रविंद्र जैन जी का म्यूजिक था, प्रतिमा कन्नन जी उसमें रोल निभा रही थी। तो बर्थडे वाले दिन, उस समय गवर्नमेंट नहीं थी, तो बहन जी के रोल में प्रतिमा कन्नन जी थी। उस समय बहन जी की सरकार नहीं थी, तो हमने उसका मुहूर्त किया था, केक काटा था बर्थडे वाले दिन और मुहूर्त किया था। फिर 2-4 पत्रकारों ने जाकर के बहन जी से हमारी फिल्म के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया कि एक अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा आशीर्वाद है। तो वो जो उन्होंने बातें की, तो फिर हमको मतलब लगा कि हमें और बनानी चाहिए इस तरह की फ़िल्म, तो हमने उस पर काम शुरू कर दिया। हम मिलने का समय मांगते रहे, बहुत समय निकल गया, 1-1.5 साल हो गया। लखनऊ बहुत बार आए गए, उनके जो भी लोग थे बहन जी के, राजेश वर्मा जी से हमारी बात चलती थी, रामाचल राजभर जी से बात चलती थी, तो हमने शूटिंग भी बहुत कर ली थी। फिर एक बार अचानक से हमको यशवंत निकोसी जी थे, वो फिल्म विकास परिषद में थे, वो भी हमसे मिलने के लिए आए, और फिर बहन जी ने आदेश दिया कि मेरे ऊपर कोई फिल्म वगैरह नहीं बनाए। तो फिर वो हम लोगों ने, जो हमारा प्रोड्यूसर था वो डर गया कि अगर हम लोग फिल्म बनाएंगे, हमारा पैसा वैसा लगा हुआ है, डूब जाएगा। तो फिर उन्होंने उस फिल्म को आगे बनाया नहीं। तो हमने वो जो प्रोजेक्ट था, जो मेरे पैसे थे, उसमें ज़्यादातर मेरे ही पैसे लगे थे, वो सब डूब गया था उस समय। कितने पैसे डूबे? उस समय लगभग 30-35 लाख रुपए लगाया था मैंने। तो वो फिर उसको फिल्म बनी ही नहीं आगे। हमने बहुत प्रयास किया कि ये फिल्म, पैसे के लिए फिल्म नहीं बना रहे थे, मेन तो ये था कि उनका संघर्ष दिखाना था, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को और पूरे समाज को आगे बढ़ाया, किस तरह से उन्होंने उपलब्धि हासिल की, यही सब था उसके अंदर। तो फिर हमने उसी समय वो जो फिल्म है, काफ़ी मीडिया में भी बहुत जगह चलता था, आता था उस फिल्म के बारे में, लेकिन फिर हमने उसको बंद कर दिया। तो रोकने के पीछे कोई वजह नहीं, वो तो फिर बहन जी ने मना कर दिया कि नहीं बनाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी उन्होंने, तो फिर हमने बंद कर दिया। अच्छा, एक दलित समाज से कोई गांव से आता है, बिहार, यूपी या उड़ीसा, कहीं से भी, मुंबई महाराष्ट्र से अलग किसी राज्य से, उसके लिए कितना संघर्ष है दलित आदिवासियों के लिए बॉलीवुड में? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संघर्ष तो सभी के लिए है। मैं तो हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री जब ज्वाइन किया, तो मैं ये चाहता था कि अपने समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग इस फील्ड में ज़्यादा आएँ, एक्टर बने, एक्ट्रेस बने, क्योंकि ये जो फील्ड है, ये जो उद्योग है, ये बहुत बड़ा उद्योग है। इसको केवल एंटरटेनमेंट के आप नज़रिए से मत देखिए, ये बिजनेस है। यहाँ पर 500 करोड़ की फिल्में बनती हैं, 100 करोड़ की फिल्में बनती हैं, और एक एक एक्टर 25 करोड़ 50 करोड़ रुपए लेता है, तो हमारे लोग क्यों नहीं ले सकते? लेकिन मेरे को क्या लगता है कि लोगों में हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा जो एक उत्साह है वो बहुत कम है। अगर बहुत लोग मिलते भी हैं, तो या तो वो स्पॉट बॉय होंगे, या तो वो छोटा मोटे कोई डायरेक्शन कर रहे होंगे, लेकिन वो बड़े लेवल से मुझे कोई नज़र नहीं आते, और ना ही मुझे ऐसे लोग मिलते हैं कि जो आगे से आएँ और कहें कि हमें ये काम करना है, आप हमें काम दीजिए। तो मुझे कोई ज़्यादातर नज़र नहीं आते फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये अब उसका क्या कारण है वो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग सोच ही नहीं पाते कि हम सोच नहीं पाते हैं। या इसका कारण ये हो सकता है कि उनको लगता होगा कि यार बॉम्बे बहुत दूर है, खर्चे बहुत होंगे, रहने की मुश्किल होगी, वहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, घर कैसे मिलेगा। बम्बई आने की सोचते भी हैं, तो सोचते हैं कि कहीं फैक्ट्री में मजदूरी की। हाँ, तो ये बहुत कम लोग हैं। तो ये क्यों है इसका, तो मुझे ये सोच भी होगी कि हम मुश्किल से सिनेमा हॉल में जाके टिकट खरीद के फिल्म देख पाते हैं, हम वो कैसे बन पाएंगे? लेकिन जो पर्दे पे आते एक बात जरूर कहूँगा यहाँ पर कि मेरा जो जन्म हुआ वो बहुत गरीबी में हुआ, और शायद मैं बहुत ज़्यादा बड़ी एजुकेशन भी इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मैं ज़्यादा गरीबी की वजह से पढ़ लिख नहीं पाया। उसके बावजूद मैंने मुंबई में एक अपना एम्पायर खड़ा किया है।
फिल्म इंडस्ट्री में आज सब लोग जानते हैं, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, सबको मैंने सम्मान किया है। और एक बिजनेस के क्षेत्र में भी मैंने काम किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं अगर कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप आइए, आप जो है संघर्ष तो हर फील्ड में आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि संघर्ष से आप डर जाओगे। आप फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष कीजिए, आप जरूर कामयाब होगे। आप शिक्षा भी लीजिए। आप देखिए, कोई भी चीज़ के लिए हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी, कोई भी फील्ड हो। हम जैसे नौकरी करने के लिए हम बात करते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम देने पर। उसी तरीके से जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आते हो तो उनके भी कोर्सेज हैं। NSD जाइए। हाँ, तो आप वहाँ से आइए। बहुत सारे हमारे ओबीसी भाई, आप राजपाल यादव जी को देख लीजिए, रघुवीर यादव जी को देख लीजिए। आज कितने बड़े एक्टर हैं वो, इनके मुकाबले कोई एक्टर नहीं है। तो वो कैसे आए? अपने टैलेंट के बल पे आए। क्या उनको साथ कभी कोई भेदभाव हुआ? क्या किसी तरीके से उनको कोई इग्नोर किया गया? जॉनी लीवर, बहुत जॉनी लीवर हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कम है, कम है, कम है। वो लोग आज के जो ये से बहुत कम लोग, लाखों में 2 4 10 20 100 लोग है। तो चिराग पासवान, चिराग पासवान जी ने शुरुआत की, फिर वो चले गए। हमने तो उनको अवार्ड भी दिया ताकि वो लगे रहें, लेकिन वो फिर पॉलिटिक्स में चले गए। लेखक, ये भी एक दुर्भाग्य था। चिराग पासवान के पास तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, बहुत अच्छी बैकग्राउंड था और है, हैंडसम है, और बड़ी फिल्म से शुरुआत की उन्होंने। तो मुझे लग रहा था कि कम से कम ये हीरो चलेगा, ये हीरो बन जाएंगे, लेकिन एक फिल्म के बाद फिर उन्होंने भी यू टर्न कर लिया। तो यही है, वो लोग मतलब नहीं कर पाते काम। और ये अब जैसे मैं बताऊं, अभिषेक बच्चन कई फिल्में फ्लॉप हुई, अमिताभ बच्चन की कई फिल्में फ्लॉप हुई, बावजूद वो टिके बने रहे। देखिए, लेकिन चिराग पासवान अगर कंटिन्यू कर जाते तो जैसी उनकी पर्सनालिटी रही और बैकग्राउंड पैसे वैसे की भी कमी नहीं रही। देखिए, आज का जो फिल्म इंडस्ट्री का दौर है ना, ये बहुत अच्छा दौर है। यहाँ पे आज अमिताभ बच्चन का बेटा नहीं चलता है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी चल जाता है। यहाँ पर धर्मेंद्र जी का पोता नहीं चलता है, लेकिन आयुष्मान खुराना चल जाता है। आप समझ रहे हैं? राजकुमार राव चल जाते हैं। क्यों चल जाते हैं? और इनका कोई बैकग्राउंड, कोई फिल्म ही नहीं है। इनके पिताजी या जो लोग हैं, इनके गॉडफादर हैं, कोई बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री त्रिपाठी चल जाते हैं, ठीक है ना? तो ये क्यों चल जाते हैं? क्योंकि ये उसके अंदर डूब जाते हैं कि हमें ये करना है, उसको लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें यही चीज़ करनी है। ऐसा जुनून लेकर के जो इंडस्ट्री में बंदा आएगा, उसको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, 100% मिलेगी, ये मैं दावा कर सकता हूँ। लेकिन जब आएंगे ही नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और इसको मैं आपके चैनल्स के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पहले भी कह चुका हूँ कि इसको आप मनोरंजन के हिसाब से मत लीजिए। जब हमारा ज़माना था तो हमको फिल्म देखने के ऊपर डंडे पड़ते थे। मैं 2 रुपये में हॉल पे पिक्चर देख के आता था। मुझे अपने बच्चों के साथ जो है वो लोग खेलने नहीं देते थे कि बिगाड़ देगा, पिक्चर दिखाएगा। और मेरे जो फादर हैं वो मुझे जा के फिल्म दिखाते थे, वो मुझे फ्रीडम दिया। और मैं अपने आप को मतलब संघर्ष के बल पे और एक लक्ष्य बना के रखा, मुझे यही काम करना है, तो मैं वो काम कर रहा हूँ, सफल भी है, और मैं सफल भी हूँ। अब संघर्ष तो हमेशा रहता है। अब मेरी फिल्म अप्रैल में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अपने बेटे को उसमें लॉन्च कर रहा हूँ। कॉमेडी फिल्म है, वो भी सोशल फिल्म है, और उसका सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है। कई लोगों ने तो अभी बताना उचित नहीं है, मुझे मारने के लिए भी बोला है कि हम गोली मार देंगे प्रोड्यूसर को जो फिल्म बना रहा है। क्यों? मैंने कहा देखेंगे, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। मुद्दे, मैंने कहा कि चीज़ धीरे धीरे उची जाएंगे। हमने कहा अभी बोलना उचित नहीं है। अच्छा। जब फिल्म बनाएंगे, बनेगी, हिट भी होगी, और लोगों के सामने उसको रिलीज करेंगे। मराठी फिल्मों में दलित अस्मिता दिखती है, दलित सब्जेक्ट दिखते हैं, बॉलीवुड में नहीं दिखते। बॉलीवुड में बिल्कुल दिखते हैं। आर्टिकल 15 देख लीजिए आप। कभी कितने साल हो गए आर्टिकल 15 देख लीजिए आप। साउथ में तो हम बोल ही रहे, साउथ हो और मराठी में हो, नहीं, हिंदी में भी नागराज मंजुले हो। हिंदी देखिए क्या होता है, एक दौर चलता है, कभी एक्शन का दौर, कभी देशभक्ति। हाँ। तो एक भगत सिंह पर फिल्म बन रही थी, 8 फिल्में बनती हैं। हाँ। तो ये दौर है। आज का जो दौर है वो बायोपिक का और रियलिस्टिक का दौर है। हाँ। आज जो है रियलिस्टिक देखना चाहते हैं लोग। तो हाँ, जिस तरीके से जैसे अभी फिल्में बन रही हैं, मुझे उम्मीद है कि दलितों की जो पीड़ा है, जो दर्द है, उनके ऊपर भी फिल्म बनेगी। दलितों की पीड़ा और दर्द पे ही फिल्म क्यों बने? दलितों के अचीवमेंट पे क्यों ना बने?
हम दलित को रोते गाते नहीं, हैं वो बाद में अचीवमेंट ही तो बनता है। हाँ। जो आपकी कहानी क्या कहती है भाई, शुरू में तो संघर्ष है, फिर बाद में तो अचीव ही है, तो अचीव तो ऑटोमेटिक आ जाता है ना, खाली वही नहीं रहता है। आप जैसे आपके सब्जेक्ट के ऊपर है। लगान में जो दलित है वो उसको कचरा नाम दे दिया जाता है। क्योंकि गांव में ये क्या करते हैं सर कि वैसे ऐसा नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप कभी भी चले जाइए, हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, नाम कुछ ऐसे मिलते जो कचरा नाम तो नहीं देते हैं, गोधन, गुल्लड़, गुल्लड़, हप्पू, ये सब नाम जो है ना वो रख ही देते हैं। हाँ, रखते भी, बिहार में भी ऐसा है, मिल जाता है कि सोमवार को पैदा हुआ सोमरू, मंगल को पैदा हुआ तो मंगरू, बुध को पैदा हुआ बुधना। तो ये जो है कई बार रख देते हैं। और इसमें हालांकि मुझे पता नहीं ये सही है या गलत है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने कैसा रखा होगा। लेकिन अब ये है कि जो हमने जो मुद्दा उठाया है, मेरे यूनियन भी है, रिपब्लिकन फिल्म एंड टीवी एसोसिएशन, और इनके बारे में एक और परिचय हम देना भूल गए कि ये केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड में सलाहकार रह चुके हैं। पर भी रहा हूँ मैं, हाँ। जो कि भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय जी। मैं बता दूं, जो मेरा बैनर है बुद्धा क्रिएशन फिल्म कंपनी है, वो हमने ये प्रण किया है कि हम हर साल फिल्म बनाएंगे और केवल बहुजन उत्थान और अपनी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर ही हम सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, उनके आइडल को दिखाएंगे, उनके जागरूकता को दिखाएंगे हम, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी फिल्मों में जो ब्रेक देंगे वो भी हम बहुजन समाज के लोगों को देंगे, बिल्कुल देंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब जो थोड़े सितारे हैं, फिल्म स्टार हैं, जिनकी वजह से फिल्म बिकती है, थोड़ा फायदा होता है, फिल्म तरह से कहें कि रिजर्वेशन मिलेगा अपने लोगों को, पूरा की पूरा। अभी जो हमारी फिल्म है घोड़ी पे चढ़ के आना, समझ गए, ये फिल्म में सारे के सारे जो लोग हैं, ये सारे लोग जो है हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे अपने लोगों को ही मैं काम देना चाहता हूँ और उनको ही काम देंगे। फिर नेक्स्ट हमारी फिल्म है एक बहुत बड़े क्रिकेटर के ऊपर, लगान से भी बड़ी फिल्म है वो, आप सोच नहीं सकते। एक ऐसे हमारे देश का क्रिकेटर जो पहला दलित था, विनोद कांबले। नहीं, विनोद कांबले तो अभी आए हैं। अच्छा। देश की आज़ादी की पहले की बात कर रहा हूं। अच्छा। देश हमारा आज़ाद भी नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। हमारे आज़ाद होने से पहले एक दलित समाज के ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत को सफलता दिलाई थी और उनको नीचे बिठा के खाना खिलाई थी टीम इंडिया, और वो देश को जिता के लाया, उस पर काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम, जो आज तक जिन्होंने छुआ नहीं सब्जेक्ट को, उस पर हम काम कर रहे हैं। ये सारी सिनेमा हॉल में रिलीज या ओटीटी? बिल्कुल सिनेमा हॉल पे चलेंगी। हमको मालूम है कैसे फिल्म चलती है, कैसे फिल्म बनती है। एक भीमा कोरेगांव पे फिल्म बनी ही नहीं है, रमेश थिएटर अभी चल रही है उसका काम। अच्छा अच्छा। अभी फिल्म बनी नहीं है वो, जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बताया है जो उसका बिजनेस वगैरह देख रहे हैं। अभी फिल्म बनी नहीं है वो, उसका निर्माण चालू है। पूर्व IAS हैं वो जो बना। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी वो कंप्लीट हुई नहीं है, मुझे ऐसा। अच्छा, हम अगर आप ऐसे कैरेक्टर पे फिल्म बना रहे हैं जो दलित समाज से थे और देश के लिए गौरव थे, लेकिन देश ने भुला दिया, तो हमारे बिहार से एक मेवालाल नाम से फुटबॉलर थे। अच्छा। जो बंगाल जाके खेले और वो देश को गोल्ड मेडल दिलाए थे, फुटबॉलर। तो कभी उन पर रिसर्च करके अगर उन पर फिल्म बनाए, बिल्कुल बनाएंगे। तो वो दलित समाज, महादलित बिहार में कहा जाए, बिल्कुल बनाएंगे। उनके बारे में हमें आप थोड़ी सी डिटेल दें। बाकी डिटेल हम ले लेंगे। और उनके पिताजी भी आइडल हैं। बिहार से मजदूरी करने बंगाल गए थे। बिल्कुल, हम उनको, वो हमारे हीरो हैं, उनसे सीखने को मिलता है कि कैसे आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो कैसी भी परिस्थिति में। तो ये इनके ऊपर फिल्म बननी ही चाहिए। और ज़्यादातर जो इसमें काम करने वाले लोग हैं वो भी अपने ही हैं, ताकि उन्हें मौका मिले, उन्हें आगे बढ़, उनको हम थोड़ा काम देंगे तो उनको उत्साह बढ़ेगा, फिर वो आने की सोचेंगे। तो हमें वो यूपी से ही मिल सकते हैं, वहाँ जाके ही मिल सकते हैं, यहाँ खोजेंगे तो नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारी पूरी जो फिल्म की शूटिंग है अप्रैल से पूरा यूपी में है, और बिहार भी आई है। हम चाहते हैं कि शूटिंग नहीं, बिल्कुल बिहार में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं। बिल्कुल बिहार में भी आएंगे और बिहार में भी शूट करेंगे। और उसमें आपकी मदद भी लेंगे। बिल्कुल, हम आपके साथ। तो क्योंकि वेद जी, आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो बड़े, जिनकी निगाह कहीं नहीं पहुंचती, वहाँ आपकी निगाह पहुंचती है। तो उनसे आप जुड़े हुए हैं, और वो जो चीज़ आप हमें दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। सच्चाई, रियलिटी, और
अच्छी न्यूज़, अच्छी चीज़ें, जानकारी, तो बिल्कुल आप हमें बताइए और हम उस पर काम करेंगे। अच्छा, ये केस का क्या मसला है? बाबा रामदेव ने आप पर क्यों मुकदमा किया? हाँ, ये एक्चुअली क्या था कि जब ये था कि अब कुछ बिजनेस भी किया जाए, तो हमने सोचा कि कौन से दिशा में हम काम करें, तो हमने एक कंपनी बनाई बुद्धांजलि। और ये जो कंपनी है, ये इसके पीछे हमने सोचा कि बुद्धांजलि क्यों बनाई जाए। तो हमने देखा कि जो आयुर्वेद है, अक्सर लोग कहते हैं कि जो हमारे देश का आयुर्वेद है वो वेदों से आया है, यहाँ से आया वहाँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये जो आयुर्वेद है ये हमारे बौद्धाचार्यों की देन है। हमारे मॉन्क्स लोगों ने इस पर बहुत तपस्या की, शोध किए। और इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि हजारों साल पहले की बात अगर करें तो जो महर्षि जीवक थे, वो भी तथागत गौतम बुद्ध का जो उपचार है वो आयुर्वेदिक पद्धति से करते थे। उनके बाद जो है वो महर्षि वाग्भट जी थे, वो बुद्धिस्ट थे। बाकायदा उन्होंने अवलोकित नामक बौद्ध गुरु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद पे काम किया। आज तो पूरा जो भारत का जो आयुर्वेद है वो रीढ़ की हड्डी माना तब जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे, वाग्भट जी ने, अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रम नाम के जो ग्रंथ हैं। उसके बाद में चिकित्सक बौद्ध, नागार्जुन बौद्ध, जिनेंद्र बुद्धि, अमर सिंह बौद्ध, ये ऐसे मॉन्क हैं, ऐसे बुद्धाचार्य हैं जिन्होंने आयुर्वेद की खोज की थी भारत में। लेकिन दुर्भाग्य है ये हमारा कि उनके नाम को पूरा ख़त्म कर दिया गया हमारे देश से। उनके जो ग्रंथ थे उनको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये ग्रंथ अगर आप जापान जाएं, श्रीलंका जाएं, चीन में जाएं, तो वहाँ पर इन सारे बुद्धाचार्यों के ग्रंथ मिलेंगे उनकी भाषाओं में। लेकिन हमारे देश में इनका कोई ग्रंथ नहीं। ये कहाँ बनता है प्रोडक्शन इसका? ये हमारी जो देखिए जो दवाइयाँ हैं, अब जैसे मान लीजिए ये हार्ट केयर है, ये बीपी केयर है, लीवर केयर है, शुगर केयर है, ये तमाम जो दवाइयाँ हैं ये हमारी हरियाणा सोनीपत में बनती हैं। और जो हेड ऑफिस है उसके हेड ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, मुंबई में हेड ऑफिस है। और आज की डेट में हजारों लाखों लोगों ने हमारे प्रोडक्ट पिछले 3-4 साल में अपनाए हैं। देखा कि जो बुद्धांजलि है, वो जो हमारे लोग हैं बहुजन समाज के, उनको बहुत अच्छा लगा कि अपना कोई प्रोडक्ट आ गया, अपनी कोई कंपनी आ गई। तो ये रातों रात बुद्धांजलि उठने लगी, चर्चा का विषय बन गई। बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, गूगल पे जाएं, तो हमारे 40-50 प्रोडक्ट जो हैं वो लॉन्च हो गए। तो अचानक से जो है मेरे जो टीम है, सीए वगैरह की टीम है, वकील की, उन्होंने बताया कि भाई आपके ऊपर ये नोटिस आया है बाबा रामदेव की तरफ से, पतंजलि की तरफ से। तो उन्होंने आपत्ति जताई है कि ये जो बुद्धांजलि है ये पतंजलि से मिलता जुलता नाम है, तो इसको उन्होंने ट्रेडमार्क में जा कर के कंप्लेंट की है। अच्छा। कि इसका रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल कर दीजिए। तो मैंने कहा बुद्धांजलि और पतंजलि में तो बहुत अंतर है, बुद्धांजलि कहाँ और पतंजलि कहाँ। अगर मैं कोई ऐसा नाम रखता, न्यू पतंजलि या एक और पतंजलि, तब तो बात समझ में आती थी। तो मेरा तो बुद्धांजलि है, और बुद्धांजलि कोई रातों रात रखा हुआ नाम नहीं है, ये तो हमारा गढ़ा हुआ है। हमने बुद्धाचार्यों के वहाँ से हिस्ट्री से निकाला है, नाम गढ़ा है, बुद्ध और अंजलि, बुद्धांजलि का मिश्रण किया, और बुद्ध के विचारधारा पे, हमारे बुद्ध के आयुर्वेद की विचारधारा पे हमने ये कंपनी बनाई है। तो कोई लेना देना ही नहीं है। और हमारी जो कंपनी है वो बाकायदा रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है, हमारा जो टाइटल है वो ट्रेडमार्क से रजिस्टर्ड है। तो ये तो बेवजह कि भाई देख रहे हैं परेशान करने वाली बात है। और कुछ नहीं है। तो बाबा रामदेव भी तो बहुजन है, लेकिन विचारधारा क्या है वो आप देख लीजिए। वो भी यादव समाज से बिल्कुल है। और विचारधारा क्या है उनकी, अगर विचारधारा उनकी बहुजन समाज की होती तो वो ऐसे बयान नहीं देते। स्वामी पेरियार को वो धूर्त नहीं कहते। स्वामी पेरियार जी जो हमारे महापुरुष हैं उनको गाली नहीं देते। बाबा साहब अम्बेडकर ये नहीं कहते कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग और पेरियार को मानने वाले लोग वैचारिक रूप से आतंकवादी हैं। हमको तो उन्होंने आतंकवादी तक बना दिया। तो ये विचारधारा, देखिए मेन है कहानी विचारधारा की। जब आप उस विचारधारा को मानते नहीं हैं तो आप बहुजन समाज के कैसे हो गए। तो ये जो उनकी जो, वो तो ये बल्कि चाहते हैं कि कोई बहुजन समाज का व्यक्ति आगे ना बढ़े, नहीं तो वो आज मेरे ऊपर बेमतलब जो है मेरी कंपनी को इस तरह से टारगेट नहीं करते ट्रेडमार्क में जाके, कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो बहुजन समाज के जो लोग हैं जिनका सपना है कि वो पर्दे पर आए, जो आज तक सिर्फ टिकट कटा के सिनेमा हॉल में फिल्म देखे या OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, वो चाहते हैं कि हम दिखें और लोग हमको देखें। और पैसन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस
वो एक्टिंग कर रहा है तो हमें भी एक्टिंग करना है वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर पैसन है, जुनून है और अपने आप को आंकिए कि हम ये कर सकते हैं, उसके बाद इनसे मिलिए। कई प्रोजेक्ट इनके अभी आने वाले हैं। बिल्कुल मेरा आप चाहें तो मेरे वेबसाइट वगैरह कुछ होगा तो डाल सकते हैं आप, ताकि लोग कांटेक्ट करें, कोई तो प्रॉब्लम। इनका संपर्क वेबसाइट हाँ, मेरा अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं किसी फिल्म के माध्यम से, कोई एक्टिंग करनी है या आपको जुड़ना है या मेरी बुद्धांजलि से आपको जुड़ना है, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8928477001 और मेरी जो वेबसाइट है वो है www.buddhanjali.com। तो आपको लगता है, कोशिश ये कीजिएगा कि पहले मुझे आप व्हाट्सएप पे अपनी फ़ोटो पिक्चर भेज दें, कॉल करने से पहले फ़ोटो भेजें अपनी और अपने बारे में जानकारी दें कि आप कहाँ से हैं और न्यू है तो न्यू है, अगर थोड़ा बहुत काम किया है तो उसकी जानकारी दें। हम खुद आपको, हमारी जो टीम है वो टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आप चाहे बिहार से हैं, चाहे यूपी से, देश के किसी भी कोने से हैं, हम ज़रूर आपको अपने साथ जोड़ेंगे और ज़रूर काम करेंगे आपके साथ, और यही आपको भरोसा दिला सकते हैं। तो शुक्रिया बातचीत के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। तो बातचीत पूरी कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नए हैं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।